हाय मूवीज रिकैप में आपका स्वागत है। अमेरिकी जेल एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे एस्केप प्लान कहा जाता है के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रेलर आगे देखें और ध्यान रखें। फिल्म कोलोराडो में एक उच्च सुरक्षा संघीय जेल में शुरू होती है। रे ब्रिसलिन नाम के एक कैदी से एक साथी कैदी संपर्क करता है जो उसे जैक्स नाम के किसी व्यक्ति के बारे में चेतावनी देता है। उनके अनुसार जैक्स अगले दिन रे के साथ लड़ाई शुरू करने वाला है। जैसा कि कैदी ने कहा था कि जैक रे पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही उसके द्वारा संचालित किया जाता है रे लड़ाई जीत जाता है। लेकिन हंगामे के चलते जेल प्रहरियों ने उसे जेल के आइसोलेशन एरिया में डाल दिया। यह एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है जहां केवल खतरनाक कैदियों को लाया जाता है। फिर उन्हें बिना खिड़कियों वाले एक छोटे से कमरे में रखा जाता है और केवल एक शौचालय होता है। वह भी हर समय एक सुरक्षा कैमरे के माध्यम से देखा जाता है। उसके पास केवल एक ही अधिकार है जो एक बाइबल है। रे जल्दी से जेल से भागने की योजना बनाने लगता है। उन्होंने पहले ही जेल के लेआउट का विश्लेषण कर लिया और पाया है कि उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र फायर गैरेज के बगल में है। इसके बाद उसने देखा कि जेल में पहरेदारों की कमी है, जिससे कई दिनों तक उसका काम आसान हो जाता है। रे गार्डों को देखता है और उनके नियमित व्यवहार पैटर्न का पता लगाता है, जिसमें ठीक 7 मिनट के लिए धूम्रपान करना शामिल है। इन सूचनाओं के साथ रे ये पता लगाता है कि अब बचने के लिए कौन सा समय और रास्ता सबसे अच्छा होगा। उसे केवल किसी तरह अपने उच्च सुरक्षा वाले जेल के दरवाजे पर पासकोड प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। इसके लिए वह चॉकलेट दूध की पैकेजिंग से प्लास्टिक की एक पतली परत को फाड़ देता है जिसे उसने हर भोजन के साथ मिलता है। वह चुपके से प्लास्टिक को टच पैड पर रखता है और पासकोड की संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त करता है। हाथ में नंबर होने से उसके लिए क्रम का पता लगाना आसान हो जाता है। वह जेल के बाहर अपनी टीम को सूचित करने का प्रबंधन करता है जिस दिन वह भाग जाएगा। ठीक 4 बजे ध्यान भंग करने के लिए अंत में वह योजना को क्रियान्वित करता है। एक दिन जब गार्ड धूम्रपान करने के लिए जाते हैं तो वह सेल से बाहर निकलने के लिए पासकोड का उपयोग करता है। फिर घटना के माध्यम से वह बिना सुरक्षा वाले फायर गैरेज में प्रवेश करता है। इस समय उनकी टीम जेल के बाहर आग लगाती है। एक व्याकुलता के रूप में फायरमैन फायर ब्रिगेड को बाहर ले जाते हैं और वे खुद को वाहन के नीचे से पकड़कर उनके साथ बाहर जाने का प्रबंधन करते हैं। अंत में जेल से बाहर निकलने के बाद रे अपने साथियों अबिगैल और हुश के साथ भाग जाता है। वे उसे एक टेलीफोन बूथ के किनारे छोड़ देते हैं जहां पुलिस अंततः उसे ढूंढती है और गिरफ्तार करती है। हालांकि इससे पहले कि वे रे को वापस जेल ले जा सके, लेस्टर क्लार्क नाम का एक व्यक्ति घटनास्थल पर आता है और गार्ड से बात करता है कि रे को जाने दिया जाए। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि लेस्टर और रे ने जेल प्रमुख से बात की। अंत में यह पता चला है कि रे वास्तव में ब्रिसलिन क्लार्क नामक एक सुरक्षा फर्म के संस्थापक है। वह जेलों के सुरक्षा उपायों का परीक्षण करता है। वह अपराधी नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन है जो एक कैदी के रूप में कई जेलों में जाकर जांच करता है। उसने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ख्याति अर्जित की है जो किसी भी जेल से बच सकता है। जेल प्रहरी आश्चर्य से परे है और रे की प्रतिक्रिया के लिए आभारी है कि वे जेल की सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बैठक के बाद रे 5 महीने में पहली बार अपने कार्यालय जाता है। वह दुनिया की सबसे गूढ़ कंप्यूटर समस्या को हल करता है और अपने दोस्त को प्रभावित करता है। उनके बिजनेस पार्टनर लिसेस्टर ने CIA ऑपरेटिव जेसिका मिलर के साथ एक बैठक निर्धारित की है। वह चाहती है कि रे गायब व्यक्तियों के लिए एक नए शीर्ष रहस्य का परीक्षण इस शर्त पर करे कि रे और उनकी टीम को जेल की सही लोकेशन का पता नहीं चले। वह सौदे के लिए उसे लाखों डॉलर की पेशकश करती है, लेकिन रे को इस विचार पर संदेह है। वह केवल तभी जाने के लिए सहमत होता है जब उसका साथी लिसेस्टर उससे अनुरोध करता है। वे उसे एंथोनी पोर्टोस नाम के एक स्पेनिश आतंकवादी की नकली पहचान प्रदान करते हैं जिस दिन उसे जेल जाना है। अबिगैल प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी बाह में एक ट्रैकर रखता है। हालांकि चीजें उल्टी होने लगती हैं जब उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए उसका स्थान गुमनाम रहता है। रे के होश खोने पर उसके अपहरणकर्ता भी दर्द से ट्रैकर को उसकी बाह से हटा देते हैं। जब वह उठता है तो रे खुद को एक कांच की कोठरी में पाता है जो उसके चारों ओर एक मंच के ऊपर होती है। कई समान कोशिकाएं होती हैं जिनमें कैदी होते हैं। उन्हें मूविंग कैमरों से देखा जा रहा है। फिर रे को जेल वार्डन हॉब्स से मिलने के लिए लाया जाता है जो अपना परिचय देता है। रे भ्रमित है क्योंकि उसे बताया गया था कि जेल में वार्डन मार्श नाम का एक व्यक्ति है। कुछ पता नहीं चल रहा है। रे अपना इमरजेंसी कोड कहता है जो आपात स्थिति में उसे जेल से बाहर निकालने के लिए माना जाता है। हालांकि
वार्डन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और उसे जेल के बाहर कैदी घोषित कर देता है। अबिगैल और हुश रे के स्थान को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। जेल में वापस आने पर कैदियों को बेबीलोन क्षेत्र में जाने के लिए कहा जाता है। गार्ड सभी समान मास्क पहनते हैं और उन्हें किसी भी कैदी को नापसंद और मारने करने की अनुमति दी जाती है। थोड़ी देर बाद रे एमिल नाम के एक अन्य कैदी से संपर्क करता है, जो उसे भोजन के लिए धन्यवाद और ना मारने की चेतावनी देता है। वह यह भी कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे केवल इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि कुछ लोग उसके मालिक मैनहेम के बारे में उससे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। रे अब यह मानने लगे हैं कि इस जेल में संघीय अपराधी नहीं है, बल्कि एक टार्चर कक्ष है जिसमें अमीर लोग अपने दुश्मनों को भेजते हैं। उन्होंने आइसोलेशन एरिया में आगे की जांच की योजना बनाई है। तो रे और एमिल वहां जाने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। वार्डन से कैमरों से देखता है और उनसे लड़ने के लिए लगभग उत्साहित है, और कौन नहीं होगा। यह इतिहास का सबसे बड़ा WWE मैच जैसा है। जल्द ही उन्हें आइसोलेशन क्षेत्र में भेजा जाता है, जो एक छोटा कमरा है और एक टार्चर कक्ष का विकल्प है। कमरा एक ओवन की तरह काम करता है, जिसका तापमान इंसान की तुलना में अधिक होता है। इसका उद्देश्य उच्च शक्ति वाली हालोजन रोशनी वाले कैदियों को भटकाना और निर्जलित करना है। वार्डन कैमरों के माध्यम से गर्मी में पीड़ित को देखता है। कक्ष में एक दिन के बाद डॉ क्यारी नाम का एक जेल चिकित्सक रे से मिलने आता है। वह उसके प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन जवाब नहीं देता जब रे सेशन के बाद उसे उनकी लोकेशन पूछता है। एमिल और रे को कक्ष में अपने समय के दौरान कमरे से बाहर जाने दिया जाता है। रे ने पाया है कि सेल के फर्श में अधिक सुरक्षित एल्यूमिनियम के बजाय स्टील के स्क्रू होते हैं, इसलिए वह एक मेटल की प्लेट प्राप्त करने के लिए भोजन मांगता है, जिसका उपयोग वह स्क्रू खोलने के लिए कर सकता है। अगली बैठक में वार्डन ने उनसे उनके बॉस मैनहेम के बारे में पूछा। फिर से एमिल जानबूझकर वार्डन को पागल बना देता है, और जब उसे टार्चर किया जा रहा होता है तो गार्ड जबरदस्ती उसके गले में पानी का पाइप डालते हैं। एमिल बैठक के बाद मेटल का एक टुकड़ा प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। वह बदले में रे की योजना को जानने की मांग करता है। रे ने खुलासा किया कि वह जेल के स्ट्रक्चर का विश्लेषण कर रहे हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह जगह अंडरग्राउंड है, इसलिए यदि वह बोल्टों को बाहर निकालता है और ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाता है तो वह सतह तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। उसकी योजना सुनने के बाद उसे लगता है कि रे उसे भागने में मदद कर सकता है। वे जल्दी से योजना को अंजाम देते हैं और आइसोलेशन चैम्बर में वापस भेजे जाने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। वहां रे कैमरे से छिपते हुए कीलक खोलने लगते हैं। काम पूरा करने के बाद वह एमिल को गार्डों को विचलित करने का संकेत देने के लिए कक्ष को पीटता है। फिर से एमिल चीखना शुरू कर देता है, जिससे हर कोई उसकी ओर देखता है, जबकि रे अपने कैमरे को एक कागज की गेंद से ब्लॉक कर देता है जो उसके मुंह में थी। वह अंत में वेंट में आ जाता है और अपने रास्ते से बाहर निकल जाता है। वह गलती से एक पाइप तोड़ देता है, जिससे चैम्बर में पानी भर जाता है। जब रे अंत में बाहर निकलता है तो वह यह देखकर हैरान होता है कि जेल समुद्र के बीच में एक विशाल मालवाहक जहाज में है, इससे पहले कि कोई उसे देख पाता। वह जल्दी से अंदर चला जाता है। पानी के लीकेज से आइसोलेशन कक्षों में बाढ़ आ जाती है, जो गार्डों को विचलित करता है और उसके लिए निम्नलिखित दृश्य में पकड़े बिना वापस जाना आसान बनाता है। हम रे के दोस्तों अबिगैल और हुश को देखते हैं। रे के लापता होने के बारे में लेस्टर से बात करते हैं। उन्होंने देखा कि रे को उनके काम के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया था। इसके अलावा जिस महिला ने रे को काम की पेशकश की वह भी संपर्क से बाहर है। वे लेस्टर को एक खोज चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें यह कहते हुए खारिज कर देता है कि रे अपना काम कर रहा है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि लेस्टर जेल वार्डन को बुलाता है और उसे जीवन भर रे को जेल में रखने के लिए कहता है। हॉलीवुड के सबसे बड़े ट्विस्ट में से एक में यह पता चला है कि लेस्टर लालची है और कंपनी को अपने पास रखना चाहता है और उसका एकमात्र मालिक बनना चाहता है। इसलिए उसे रे को जेल में लाने और उसे हमेशा के लिए वहीं रखने के लिए नकली सौदा करना पड़ा। हालांकि अबिगैल और हुश हार नहीं मानते और रे की तलाश में रहते हैं। हुश को एक अवैध निजी स्वामित्व वाली जेल के बारे में पता चलता है, जिसका नाम मकबरा है, जिसमें लोग अपने दुश्मनों को डालते हैं। वास्तव में रे उसी जेल में है, लेकिन हुश जेल की लोकेशन पता नहीं कर पाता। वापस जेल में रे और एमिल गार्ड का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके लिए यह मुश्किल होता है क्योंकि सभी गार्ड ने एक जैसा मास्क पहना हुआ होता है। वे कई दिनों तक ऐसा करते हैं और अपने कार्यक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अब उन्हें यह पता लगाना होगा कि वे दुनिया के किस हिस्से में हैं, ताकि वे इसके लिए बचने की योजना बना सके।
रे जेल के डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बजाय वह एक कार्डबोर्ड पेपर को एक अस्थायी सेक्सटेंट के रूप में उपयोग करने और जहाज के लेटिट्यूड को निर्धारित करने के लिए चुपके से निकालता है। सेक्सटेंट काम करने के लिए उन्हें डेक के शीर्ष पर होना होगा। तो रे और एमिल एक मुस्लिम कैदी से पूछा जावेद अफरीदी को योजना में मदद करने के लिए। बाद में जावेद ने वार्डन के जासूस बनने की पेशकश की। बदले में वह वार्डन को खुली हवा में अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए कहता है। उसके असली इरादों को नहीं जानता। वार्डन सहमत हो जाता है और उसे बाहर जाने देता है। अफरीदी फिर सेक्सटेंट का उपयोग करता है और इस जानकारी का उपयोग करके जहाज के लेटिट्यूड का पता लगाता है। इस जानकारी का उपयोग करके रे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे मोरक्को के पास अटलांटिक महासागर में हैं। वह और एमिल अभी भी स्थान के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन उन्हें एक योजना के बारे में सोचना होगा। जल्द ही एमिल का कहना है कि मोरक्को में उसका एक दोस्त है जो उस पर बहुत अधिक एहसान है। अगर उन्हें किसी तरह उनका संदेश मिलता है तो वह और उनका समूह निश्चित रूप से उन्हें बचाने के लिए आएंगे। रे फिर से जेल के डॉक्टर से मिलता है और उन्हें उनकी मदद करने के लिए राजी करता है। इस बार बाद में रात में डॉक्टर एमिल के दोस्त को उनकी लोकेशन बताते हुए एक ईमेल भेजता है। आखिरकार वह दिन है जब वे योजना को अंजाम देते हैं। सबसे पहले अफरीदी वार्डन को ब्लॉक में होने वाले दंगे के बारे में फर्जी जानकारी देता है। वार्डन अपने सभी गार्डर्स को ब्लॉक में भेजता है। उनमें से केवल 2 के साथ बेबीलोन एरिया में छोड़ देता है। रे सही समय देखता है और बेबीलोन एरिया में दंगा शुरू कर देता है। जल्द ही हर कोई जगह पर लड़ने लगता है और रे, एमिल और अफरीदी डेक के शीर्ष पर दौड़ने का मौका लेते हैं। वार्डन ने इसे नोटिस किया और कार्गो में लॉकडाउन शुरू किया। इससे पहले कि तीनों शीर्ष पर पहुंचे, लॉकडाउन के कारण दरवाजे बंद हैं। उसी समय एमिल के आदमी भी उन्हें बचाने के लिए उनके हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन जहाज के अंदर गार्ड और समूह एक गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में अफरीदी को गोली लग जाती है और वह आगे नहीं बढ़ सकता। रे जल्दी से एक भागने की योजना के बारे में सोचता है और एमिल को अफरीदी के साथ रहने के लिए कहता है, जबकि वह बिजली काटने के लिए नियंत्रण कक्ष में जाता है। इस तरह डेक के शीर्ष के दरवाजे उसके जाने के बाद फिर से खुल सकते हैं। अफरीदी एमिल को उसके बिना जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एमिल के साथ इसे जीवित रहने के लिए बहुत घायल है और अनिच्छा से वही करता है जो अफरीदी कहता है। कुछ समय बाद गार्ड अफरीदी के पास जाते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन साथ ही रे बिजली बंद करने का प्रबंधन करता है और एमिल की मदद करता है। एमिल हेलीकॉप्टर तक दौड़ता है जिसे गार्ड द्वारा गोली मार दी जा रही है। जल्दी रे के बाहर आने का इंतजार करते हुए वह और उसके दोस्त जवाबी कार्रवाई करते हैं। रे हालांकि जहाज के अंदर एक टैंक में फंस गया है। गार्ड हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए बाहर निकलने के बजाय वह खुद को समुद्र में बहा देता है। एमिल का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और वह देखता है कि रे उसकी मदद के लिए पानी में संघर्ष कर रहा है। वह हेलीकॉप्टर से नीचे सीढ़ी पर फेंकता है और जहाज के तेल टैंकों पर फायर करता है। यह एक विस्फोट का कारण बनता है जो अंततः वार्डन और उसके लोगों को मारता है। हेलीकॉप्टर में सुरक्षित रूप से उड़ने और मोरक्कन तट पर उतरते हैं। उन्हें लेने और सरप्राइज देने के लिए एक कार आती है। जेसिका, जिस महिला ने उसे जेल में नौकरी की पेशकश की थी, उससे कुछ कदम बाहर निकलकर वह और भी हैरान है जब एमिल कहता है कि वह उसकी बेटी है। तब यह पता चलता है कि एमिल वास्तव में मैनहीम है, जिसे हर कोई उसका मालिक समझता था। उसने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला था ताकि उसके दुश्मन उसे ना मारे। जेसिका जानती थी कि उसके पिता जेल में है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए उसे रे को जेल में डालना पड़ा। जाने से पहले जेसिका रे को बताती है कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर जेल वार्डन के साथ शामिल हो गया और उसने रे को हमेशा के लिए रखने की मांग की, तो वह वास्तव में उसे धोखा दे रहा था। हम रे और अबिगैल को एक साथ देखते हैं। अबिगैल ने उसे बताया कि लेस्टर को जेल के सीईओ के रूप में नौकरी की पेशकश की गई थी यदि प्रोटोटाइप रे वहां से निकल नहीं पाता। तो यह जानने के बाद कि रे बच निकला है, लेस्टर अपना बैग पैक करने लगता है, लेकिन हुश और अबिगैल ने उसे ट्रैक किया और रे की बदला योजना को अमल में लाया। तब हम देखते हैं कि लेस्टर पर एक कार में हुश ने हमला किया। जब आदमी जागता है तो वह खुद को कार के अंदर पाता है, लेकिन उसकी कार एक विशाल मालवाहक जहाज में आ जाती है जो एक अज्ञात गंतव्य की यात्रा कर रहा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और एक लाइक को छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।